गुड मॉर्निंग 11th स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए ये क्लास में दे रही हूँ। आज कुछ शब्द हैं जो मनोविज्ञान के छात्र छात्राओं को मुस्तकिल अपने मनोविज्ञान पढ़ने के बीच इनके साथ अपना समन्वय बनाना होगा और बहुत ज़रूरी शब्द हैं जिनका इस्तेमाल बार बार मनोविज्ञान में किया जाता है। और जितने भी प्रकार की स्टडीज़, जितना भी चैप्टर आप पढ़ेंगी, उन सबों में इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो आप इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए, इनका डेफिनेशन, इनका अर्थ क्या है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो चैप्टर है वो 7th चैप्टर है, विकासवादी परिप्रेक्ष्य में व्यवहार के जैविक आधार। ये SBPD की किताब में है। और फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आप NCERT की किताब पढ़ रही हैं तो उसमें ये तीसरा चैप्टर है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ शब्द हैं जिनको हम आज आपको इस वीडियो में जिसकी व्याख्या हम करेंगे। तो 3 प्रमुख शब्द हैं मनोविज्ञान में जिनसे हमारा पूरा साइकोलॉजी में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। पहला है उद्दीपन और दूसरा है अनुक्रिया, और इन दोनों के बीच आता है प्राणी। किसको कहते हैं उद्दीपन, क्या है अनुक्रिया, और प्राणी यानी जिसके अंदर सांस चल रही है, जिसके सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उसी को प्राणी, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे हम स्पष्ट करें आपको कि स्टिमुलस क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन को कुछ लोग स्टिमुलस, स्टिमुलाई और स्टिमुली, इन सब शब्दों से संबोधित करते हैं। स्टिमुलस की बड़ी ही सिंपल और साधारण सी परिभाषा है कि एनी चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। वातावरण का हिंदी इसकी है कि वातावरण में आने वाला प्रत्येक परिवर्तन उद्दीपन कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पर लाइट जल रही है और परिवर्तन ये कि लाइट बुझा दी जाए, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो अलग तरह की होगी। यानी वो उद्दीपन बदल गया, पहले बत्ती जल रही थी, बाद में बत्ती बुझा दी गई, तो पूरा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज हो गया। यही उद्दीपन। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए उद्दीपन शब्द की जगह हम उद्दीपक, स्टिमुलर, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेशन, उद्दीपक यानी उत्तेजित करने वाला, चेंज लाने वाला। तो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में यदि कोई परिवर्तन आता है, यानी वातावरण में कोई परिवर्तन आता है किसी घटना से, तो वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे आप सभी बैठे हैं और अचानक वहां पे आपके टीचर आ जाएं, तो जो पहले व्यवहार था, जैसे आप बात करें, अरे बताओ अपने बारे में, तुम बताओ, दोस्तों के साथ जो आपका व्यवहार था, अब शिक्षक के आने के बाद वो व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। तो एक उद्दीपन यहाँ पर शिक्षक है, और शिक्षक के आने से बदलने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान का दूसरा शब्द है, वो है आपकी अनुक्रिया। इसको एक और उदाहरण से समझिए। मैंने 2 शब्दों को, अनुक्रिया क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं वो ही अनुक्रिया कहलाता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज स्टिमुलस, एंड देन व्हाट इज रिस्पॉन्स?
what we disperse the behavior against any stimulus is called response. डिस्पर्सन, किसी भी उद्दीपन के प्रति जब हम कोई व्यवहार प्रतिपादित करते हैं, देते हैं, तो उत्पन्न करते हैं, तो वही अनुक्रिया कहलाता है। और इन दोनों के बीच ये ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो कोई पशु भी हो सकता है, यानी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं और जो सेंस क्रिएट करते हैं और जो प्रतिक्रिया करने की बात, यानी जितनी भी कोई भी हो। और चूँकि साइकोलॉजी में बहुत सारे प्राणियों पर अध्ययन, छोटे छोटे प्राणी, बड़े प्राणियों पर अध्ययन, दूसरे मनुष्य के अतिरिक्त भी कुछ प्राणियों पर अध्ययन करके उससे मिले रिस्पॉन्सेस को हम जनरलाइज करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल नहीं करके ऑर्गेनिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टिमुलस सीधी उसकी व्हाट इज स्टिमुलस, दैट्स द आंसर इज एनी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज a stimulus. And when we act against any stimulus, any change in the behavior, it means any stimulus, it is called responses. अनुक्रिया यही होती है। अब हमको ये कहना है कि environment क्या है, तो इसको भी समझते चलते हैं। समय थोड़ा बचा हुआ है तो हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। वातावरण हिंदी में कहते हैं इन्वायरमेंट को। देयर इज टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट जो हमारे शरीर के अंदर है, जिससे हमारा इंटरनल आंतरिक वातावरण बनता है, और एक इन्वायरमेंट जो हमारा बाहरी है, चारों तरफ, जिससे शरीर हमारा घिरा हुआ रहता है और जिससे हमारा बाह्य वातावरण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इट मीन्स देयर इज टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वन इज इंटरनल inside the body and the second is external outside the body which surrounds the body, चारों तरफ से घेरे रहता है, जिसके अंदर हवा, पानी, गर्मी, ठंडा, धूप, बादल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनल इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा है, वो सारी जो घटनाएं हैं, वो सारे जो परिवर्तन हैं, वो सारी जो दुख या शांति है, वो सारी चीज़ें अंदर आती। बाहर एक्सटर्नल में हवा, पानी, धूप, ठंडा, गर्म, बादल, बरसात और भी चीज़ें, हवा की गंदगी जो हमारे समाज का एक हिस्सा बन गई है, द पॉल्यूशन ऑफ एयर, द नॉइज पॉल्यूशन, द वाटर पॉल्यूशन, दिस ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो यही हमारा एनवायरनमेंट है। अभी अगर आपको ठंड लग रही है तो मुझे देखिए, मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। अगर गर्मी लगेगी तो ये हटा के हम पंखा और एसी चलाएंगे। देयर इज़ अ चेंज इन एनवायरनमेंट, और जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आया, यानी स्टिमुलस बदला, हमारे रिस्पॉन्सेस बदलने लगते हैं। आई थिंक ये इतने सारे वर्ड्स आपको मैंने बताए, ये चीज़। तो मनोविज्ञान में मनुष्य के आंतरिक, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं या शरीर क्रिया शास्त्र कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना अति आवश्यक है। अगर हम उन्ट का ऐसा मानना था, उन्होंने जो पहली किताब लिखी साइकोलॉजी के लिए, उसमें ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मनुष्य के व्यवहारों को समझना है, मनुष्य के मानसिक स्थिति को समझना है, मनुष्य के मन स्थिति को समझना है, तो उसके फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को भी समझना पड़ेगा, एनाटॉमी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन में
अनाटॉमी भी ज़रूरी है, यानी शरीर की बनावट, शरीर की क्रियाएं, ये सारी चीज़ें मिलके आंतरिक तौर पर हमारे हम जितने भी परिवर्तन हैं शरीर के, मन मस्तिष्क के और हमारे व्यवहारों के, वे सभी प्रभावित होते हैं और उन सभी के आधार पर ही मनुष्य का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। बाय फॉर इन दिस वीडियो।